आज हम चर्चा करेंगे बैक और नेक पेन पे। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आप अक्सर मेरे वीडियोस लाइफ स्टाइल डिजीजेज और क्रॉनिक इलनेसेस पर देखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे बैक और नेक पेन पर। ये बेसिकली सबसे कॉमन कंप्लेंट्स के अंदर आता है और 5 लोगों में से 4 लोगों ने लाइफ के किसी न किसी समय पर कमर या गर्दन के दर्द के बारे में फील किया है, रिपोर्ट किया है। और सर्दी जुकाम के बाद में होने वाली ये सबसे कॉमन तकलीफ है। यदि हमें कमर और गर्दन के दर्द को अच्छी तरह समझना है तो हमें कुछ एक मिथ्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आम धारणा ये है कि अगर किसी को गर्दन में या कमर में दर्द है तो उसे सर्जरी की ज़रूरत ही पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जान के सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि 90% पेन जो कमर और गर्दन के हैं 3 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेने से, मतलब बिना सर्जरी के, ठीक हो जाते हैं और बैक टू नॉर्मल अपने लाइफ में चले जाते हैं। खाली 10% पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनकी शिकायत ज़्यादा लंबी रहे या फिर जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। उसमें से भी 3 से 4% केसेस के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ऐसा जरा भी नहीं है कि आपको बैक या नेक पेन के अंदर सर्जरी ही कराना जरूरी है अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। दूसरा, अक्सर डॉक्टर्स बैक और नेक पेन में एक्सरे या एमआरआई लिखते हैं। 20% to 60% केसेस में ये देखा गया है कि जो एक्सरे और एमआरआई के अंदर चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, जरूरी नहीं है आपके दर्द का वही कारण हो। 20 to 60% केसेस के अंदर जो चेंजेस रिपोर्ट किए जाते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट उससे कोरिलेट नहीं होती और कई केसेस में कोई एबनॉर्मेलिटी रिपोर्ट ना होते हुए भी पेशेंट को सीवियर पेन या कंप्लेंट्स देखी गई हैं। तो इनका कोरिलेशन करना बहुत ही आवश्यक है। अब यदि स्पाइन की प्रॉब्लम्स को हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमको अपने स्पाइन के स्ट्रक्चर को एक बार समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा पूरा स्पाइन जो है वो कई वर्टिब्रा से, कई बोन से बनकर मिल करके बनता है और ये एक दूसरे से डिस्क के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहती हैं। ये एक पूरा बाम्बू के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई वर्टिब्रास होती हैं। इसकी शुरुआत होती है स्कल या खोपड़ी के पिछले और निचले सिरे से। वहाँ से शुरू होकर के ये नीचे तक जाता है, कमर तक। और आप देख रहे हैं कि यही एक बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे बॉडी को, गर्दन को और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। इसलिए ये सबसे अधिक वल्नरेबल है इस तरह के पेन्स के लिए। गर्दन को सपोर्ट देने के लिए सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसी तरह पूरे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए लंबर वर्टिब्रा। और चूंकि ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जो आपके पूरे बॉडी को साध करके रखती है, आपके पूरे बॉडी का वेट बेयर करती है, आपके मूवमेंट्स में सबसे अधिक एक्टिव रहती है, इसलिए इसका ख्याल रखना और इसकी कंप्लेंट्स या शिकायत आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, उसके बाद 5 लंबर, 5 सैक्रल वर्टिब्रा हैं। जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती है। उसके नीचे 4 कॉक्साइक हैं जो वापस फ्यूज होकर के एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बंदर की बची हुई पूंछ है। और अक्सर कई लोगों को इसमें भी दर्द रहता है, जिसके बारे में हम किसी सेपरेट एपिसोड के अंदर जिक्र करेंगे। अब इन पूरी वर्टिब्रास जो हैं ये एक के ऊपर एक ताश के गड्डी के जैसी रखी हुई हैं और आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कर्वेचर्स हैं। जो नेक और लंबर, मतलब बैक के अंदर आप देखेंगे आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी रहती है, इसे कहते हैं लॉर्डोटिक कर्व। और थोरेसिक पार्ट में या छाती वाले हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में
पीछे की तरफ दो कर्वेचर हैं, इनको कहते हैं काइफोटिक कर्व। ये दोनों नॉर्मल कर्व हैं और अगर ये कर्वेचर घट या बढ़ जाते हैं तो इसके कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। पेशेंट को दर्द रह सकता है, उन कंडीशंस के अंदर ये कर्वेचर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है वो रेस्ट करता है स्कल में, खोपड़ी में, और जो उससे नीचे निकलने वाले पूरे वायर के जैसी जो कॉर्ड है वो रेस्ट करती है वर्टिब्रा के पिछले हिस्से में, जो सेंट्रल कैनाल बनी हुई है उसके अंदर, और ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्रकार की इंजरी से। तो ये पूरी हमारे बॉडी के अंदर वायरिंग है। जैसे घर में कैसा एक मेन मीटर होता है और मीटर से पूरे तार हर कमरे में जाते हैं, उसी तरह से मेन मीटर जो है हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से ये सारे वायर्स नीचे की तरफ जाते हैं और हर वर्टिब्रा के साइड से दो ब्रांचेज निकलती हैं। ये नर्व्स निकल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर जाती हैं, सिग्नल्स ब्रेन से ले करके, और वहां से सिग्नल ब्रेन की तरफ ले करके जाती हैं। और इसकी शुरुआत होती है C1 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके ऊपर से 1 पेयर ऑफ नर्व्स निकलता है, और हर वर्टिब्रा के नीचे से दो नर्व एक एक दोनों तरफ से निकलती हैं, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं, जो सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करती हैं। और ये सारे वर्टिब्रास एक दूसरे से चिपके हुए हैं लिगामेंट, टेंडन और मसल्स के साथ में, जो बीच में डिस्क है उसके द्वारा। अब यहाँ हम डिस्क का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। डिस्क में एक पेरिफेरल पोर्शन है जिसको बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस, ये डेंस फाइब्रस स्ट्रक्चर है, और बीच में एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये शॉक एब्जॉर्वर के जैसा काम करता है, जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्वर होते हैं। तो ये चलते समय, गाड़ी में जाते समय आपको जो झटके लगते हैं उन जर्क्सों को सहन करता है और किसी भी प्रकार की नर्व्स को होने वाली इंजरी से आपको बचाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर है। अब जो हमारे स्पाइन में पेन आते हैं, दर्द आते हैं, वो खास तौर से कहाँ से आते हैं? तो वो 4 कॉमन साइट हैं। सबसे पहली कॉमन साइट है सराउंडिंग लिगामेंट, मसल्स, टेंडन्स, जहाँ से स्ट्रेन और स्प्रेन जैसी समस्याएं अक्सर आती हैं, जो पेशेंट 70% तक रिपोर्ट करते हैं। सेकेंड कॉमन स्ट्रक्चर है जहाँ से ये दर्द आते हैं, वर्टिब्रा और डिस्क। तीसरी स्ट्रक्चर है सेंट्रल कैनाल, और चौथा स्ट्रक्चर है न्यूरल फोरामिना। वहाँ से जो न्यूरल कैनाल है वहाँ से दर्द आ सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं जहाँ से पेन आते हैं, और सबसे अधिक सबसे कॉमन पेन आते हैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, स्ट्रेन और स्प्रेन के कारण। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है कि अक्सर इस तरह के खिंचाव या तो किसी स्पोर्ट्स इंजरी के कारण, या फिर हमारे पोस्चर के कारण, या फिर कुछ नहीं तो आजकल लोग मोबाइल या फ़ोन को इस तरह गर्दन में दबा करके पकड़ते हैं। तो इस तरह के पोस्चरल प्रॉब्लम्स के कारण इस तरह की शिकायतें अक्सर आती हैं। अब इसे अगर समझना है तो एक बहुत आसान उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक 100 किलो का पत्थर है, उसे 10 लोग आराम से पकड़ के खड़े हैं, पर आउट ऑफ इंथुजियाज्म अगर 1 या 2 लोग ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो पॉसिबल है उनको आने वाले 2-3 दिन तक ज़्यादा दर्द हो। उसी तरह से अगर हमने मोबाइल को गर्दन से दबा के पकड़ा है, या हम किसी पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर 4-5 घंटे बैठ करके लगातार काम कर रहे हैं, गर्दन झुका के या पीठ झुका करके, या स्पोर्ट्स के टाइम पर किसी जगह पर झुकने के कारण हमको किसी मसल में खिंचाव आ सकता है, तो इन सब समस्याओं के कारण, स्ट्रेन और स्प्रेन के कारण हमें दर्द रह सकता है, और ये दर्द 3 से 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। और इसके लिए पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करना होगा। अगर मसल्स फट गई हैं, कहीं सूजन है, तो हल्की ठंडी सिकाई करनी होगी। अगर खिंचाव आया है तो हल्की गर्म सिकाई, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाएं, या फिर डॉक्टर्स अगर सीवियर कंडीशन है तो कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे सूजन कम करने की दवाई, दर्द कम करने की दवाई, या मसल्स को रिलैक्स करने की दवाई।
तो इस तरह की दवाइयाँ लेने से, कुछ ऑइंटमेंट लगाने से अक्सर इस तरह की चीज़ों की रिकवरी 3 से 7 दिन के अंदर हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद में जो दर्द आता है वो आता है वर्टिब्रा से या फिर डिस्क से। तो डिस्क और उसके आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और जो वर्टिब्रा से अक्सर पेन आते हैं उसकी जो मुख्य वजह है वो कुछ इंजरी, जैसे सपोज करो कहीं से गिर गए या फिर कोई रोड साइड एक्सीडेंट है या कोई धमक लग गया तो उसके कारण वर्टिब्रा में कोई फ्रैक्चर हो सकता है तो वो पेन करेगा। पर अक्सर 90% केसेस के अंदर एक बेड रेस्ट 4 हफ्ते से 8 हफ्ते का बेड रेस्ट लेने के बाद में इस तरह के फ्रैक्चर हील हो जाते हैं। पर जो सीवियर कंडीशन है उनके अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। कई प्रकार की मैलिग्नेंसीज होती हैं जिनके अंदर भी इस तरह के पेन आ सकते हैं, पर वो रेयर कंडीशंस हैं। या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे स्पाइन का टीबी, उसके अंदर भी बैक के अंदर पेन रह सकता है। तो उसमें टीबी का अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो इस तरह के पेन की रिकवरी हो जाती है। पर डल एकिंग पेन लंबे समय तक बना रह सकता है, जिसके लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे आपको इसमें रिलीफ आ जाता है। अच्छा, जिन पेन्स के अंदर शिकायत मरीज को लंबे समय तक बनी रह जाती है उसके अंदर आप दर्द निवारक गोलियां अगर लंबे समय तक लेते हैं तो वो आपके किडनी पर या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं या लिवर पर साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप 4 स्टेप टोटल का सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने साइड स्क्रीन पर आपको प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। इससे आपका सूजन, दर्द, लिगामेंट, टेंडन और मसल्स की स्ट्रेंथ को रीगेन किया जा सकता है और इस तरह के दर्द से रिकवर होने में इसकी काफ़ी मदद होती है। साथ में जॉइंट फ्रेश जैसे प्रोडक्ट का आप सपोर्ट ले सकते हैं जो आपके लिगामेंट, टेंडन और मसल्स को सपोर्ट देता है। साथ में आपके डिस्क और उसके एन्युलस फाइब्रोसिस को भी स्ट्रेंथ देता है। तो ये दोनों चीज़ें लेने से आपके दर्द के अंदर काफ़ी लाभ होता है। और जो बाकी के दर्द हैं, डिस्क से आने वाले दर्द या फिर स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कैनाल, न्यूरल कैनाल से आने वाले पेन, इनके बारे में हम चर्चा आने वाले एपिसोड के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।